floods have lashed Maharashtra city of Nagpur, turning the roads into rivers. नागपुरातील अंबाझरी तलाव ओव्हरफ्लो झालेला होता. नागपुरातल्या महापुराची ही बातमी. नागपुर में भी भारी बारिश की वजह से में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई. आज भले इनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, लेकिन अगर आप इनसे एक बार पूछोगे कि उस रात क्या हुआ था, जिसको काल रात बोलते ना, वैसी काल रात थी वो, और हम लोग कभी नहीं भूलेंगे. आप अपने घर में देखते हैं कि आपकी सारी जन्म भर की कमाई की हुई चीजें, फर्नीचर, खाना पीना सब फ्लोट हो रहा है ऐसा, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे. ये लेवल का पानी था. इतना जो हेवी पलंग है वो पानी में पूरा पलंग ने अपनी जगह छोड़ दिया. वो 8-10 घंटे जो भी थे, वो ऐसा कब आया बाढ़ और कब कैसे हो गया ये सब, कि आज भी हम उसे याद करते हैं तो हमारी तो रूह ही कांपती है. और बच्चियाँ एकदम रात में खड़ी होकर चिल्लाने लगी, और वो जैसे ही पानी नीचे बढ़ते जा रहा था, लड़कियाँ सब डबल डेकर का बेड होने के कारण ऊपर के बेड में जाकर बैठ गई थी. Ambazari Lake is situated at the southwest border of Nagpur city, which is in the state of Maharashtra of our country, India. जो ब्लू एरिया आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है वो अंबाझरी लेक है. थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आपको दिखेगा स्वामी विवेकानंद स्मारक. उसके थोड़ा पीछे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अंबाझरी डैम. नाग रिवर का जो उगम यानी ओरिजिन है, वही अंबाझरी डैम पे स्पिलवे पे विवेकानंद स्मारक बनाया गया है. तो ये जो फ्लड 23 सितंबर 2023 के दिन आया था, ये आया क्यों? क्योंकि अंबाझरी लेक, अंबाझरी डैम ओवरफ्लो हो गया था. जो विवेकानंद स्मारक बनाया हुआ है वो स्पिलवे पे है, वहाँ से पानी जाता है. देखा जाए तो लास्ट ईयर जो पुल के नीचे से पानी जाता है वहाँ जेसीबी अटका हुआ था, और स्पिलवे के आजू बाजू से इनफ जगह पानी जाने की नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है. तो पहले पानी स्मारक को लग के इस साइड रोड पे आया. अभी बहुत लोगों का कहना है कि 2023 में जो फ्लड आया वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से आया, बट IMD बोलता है कि 1 घंटे में 100 mm बारिश होनी चाहिए तो उसे क्लाउड बर्स्ट कंसिडर किया जाता है. सितंबर 2023 में जो बारिश आई थी, इट वॉज 2:15 AM से लेकर 4:30 AM तक, जो कि 2 घंटे का स्पैन होता है, उसमें 90 mm बारिश आई है. उसके बाद और आगे बढ़े तो 116 mm बारिश थी, और पूरा 24 आवर्स देखे तो 119 mm बारिश थी, जो क्लाउड बर्स्ट नहीं, जिसे क्लाउड बर्स्ट नहीं माना जाता है टेक्निकली. तो इट वॉज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट. आज भी ये बोला जा रहा है कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था. अगर ऐसे ही हम देखें तो 1994 में 304 mm बारिश आई थी, 2018 में 265 mm बारिश आई थी, और 2023 में 116 mm बारिश आई है. जब पहले 304 और 265 mm बारिश आ चुकी है, तब इस तरीके का नुकसान नहीं हुआ था फ्लड में जो अभी हुआ है लास्ट ईयर. और सिर्फ 116 mm बारिश में हजारों घरों में पानी चले गया, 4 लोग मर गए और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया. माननीय कलेक्टर साहब ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है, और ये बताया गया है कि 143 बस्तियों में 26,612 घरों में पानी गया और हजारों लोग क्षतिग्रस्त हुए. उनको 10,000 रुपये प्रति घर कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया गया है. माननीय कलेक्टर साहब ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया है कि 234 करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है ये बाढ़ के कारण. उनका पेडेस्टल जो स्पिलवे का एरिया कवर कर रहा है, अभी आजू बाजू में एक साइड पे 5.5 मीटर जगह बची है और एक साइड पे 6.5-7 मीटर जगह बची है, विच इज नॉट इनफ फॉर द वाटर टू फ्लो आउट. पुल से पानी जा रहा है, वो क्रेजी कासल के थ्रू होते हुए नदी का पानी फ्लो होता है. तो वहां पे भी वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ये हो रहा है कि जो 18 मीटर्स की जगह होनी चाहिए जिससे पानी का स्मूथ वाटर फ्लो हो, उसे छोटा किया गया 9 मीटर्स के लिए. वहां पे भी काफी ऑब्स्ट्रक्शन है. अब एक चीज अच्छी है कि हालांकि ये PIL फाइल करने के बाद अथॉरिटीज ने एक्शंस लिए हैं, बट अच्छी बात है कि ये हो रहा है. तीसरा एक पॉइंट था डागा लेआउट का स्केटिंग रिंग, जहाँ पे पार्किंग के लिए 800 मीटर्स का स्लैब डाला गया नाग नदी के ऊपर. उसके वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके वजह से फ्लड आया है. क्योंकि विवेकानंद स्मारक भले सैंक्शन हुआ था 2012-13 में, उसका इनॉग्रेशन हुआ था 2016 में, लेकिन महानगर पालिका की खुद के कागजों में जब उन्होंने ये इसको सैंक्शन दिया है
तो उन्होंने खुद लिखा है कि ओवरफ्लो पॉइंट पे, जो ओवरफ्लो पॉइंट होता है तालाब का जहाँ से एक्स्ट्रा पानी बाहर आता है, स्पिलवे जिसको हम बोलते हैं, बीच में से जो पानी निकलता था, अभी प्रशासन का कहना है कि वहाँ पे एक रॉक था और पहले से ही प्लेटफॉर्म था। ये बात गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था वो मिट्टी का था, वो हार्ड रॉक नहीं था, और उसके ऊपर जो घास उगी हुई थी वो एक नेचुरल स्पंज था पानी सोक करने के लिए। वहाँ से वाटर पर्कुलेट होता था और आगे नाग नदी में जाता था। ये आइडेंटिफाइड वेटलैंड है। MOFCC जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने अंबाझरी को एक वेटलैंड करके डिक्लेयर किया है, आइडेंटिफाई किया है। तो ये पूरे देश भर में ये वेटलैंड्स डिक्लेयर हुई है। उसमें से नागपुर का अंबाझरी लेक एक तालाब है। कि वाटर बॉडी से कंस्ट्रक्शन 100 मीटर दूर होना चाहिए, 30 मीटर दूर होना चाहिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट का परिपत्र है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का और एक परिपत्र है कि इरिगेशन के जितने नियम हैं ये सारे के सारे नेचुरल लेक के लिए होते हैं। नेचुरल लेक, अंबाझरी नेचुरल लेक है क्या? वो वेटलैंड एटलस में आइडेंटिफाइड वेटलैंड है ऐसा बोलते हैं, तो उसमें भी वो रूल नंबर 4 और प्रोटेक्शन रूल्स जो लागू होते हैं उसको भी लेके बहुत हम उस पे बाद में बात करेंगे ना। सो आई थिंक फर्स्ट जो हाई कोर्ट में जो पहला हुआ था उसमें एडिशनल कमिश्नर हैड एक्सेप्टेड कि नो कंस्ट्रक्शन जोन में है। फिर उसके कुछ दिनों बाद मतलब बाजार यूटर्न एक लिया गया और बोला गया कि लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन यूटर्न नहीं लिया गया। अधिकारी आते हैं जाते हैं, सच्चाई से अवगत होते नहीं, और कोर्ट ने इमीडिएट वहां उनसे प्रश्न पूछा, उसकी उनको जानकारी नहीं थी। जो रिटायर हो गए 31 तारीख को मिस्टर गावंडे, उन्होंने कहा था। ओके, मैंने उनको सैंक्शन की कॉपी दे दी कि सैंक्शन की कॉपी है, तुमने कोर्ट में वर्जन कैसे दिया? कारण उस समय मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था और मेरे कार्यकाल में वो बना, इसलिए उसके A to Z सारी जानकारी मेरे पास थी। मैंने पूरी फाइल दे दी कि फाइल पढ़ी है, आप पढ़ो इसको करके। तब उनके ध्यान में आया मेरे हाथ से गलती हुई है। वो रिक्रिएशनल जोन है। ओके, कौन सा जोन है? रिक्रिएशनल जोन है, और जो एक्टिविटी हुई है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। और आवश्यकता थी हेरिटेज की अनुमति लेने की, हेरिटेज से अनुमति लिया। एक चीज और है, हेरिटेज कंजर्वेशन ग्रेड 1 हेरिटेज है अंबाझरी, प्लस UDCPR में भी है, यूनिफाइड रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स में, MRTP एक्ट इसमें भी सैंक्शन नहीं है। तो अगर मैं ग्रेड 1 हेरिटेज की बात करूं तो हेरिटेज ग्रेड 1 के हिसाब से 50 मीटर इधर और 50 मीटर उधर कहीं भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी ये होना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ तालाब की बात अगर मैं करूं तो विवेकानंद स्मारक तो है, लेकिन 15 मीटर पे मोरारका बिल्डर्स को सैंक्शन दिया है NIT ने, जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बन रही है बिल्कुल तालाब के लग के। वॉल भी कॉमन है, वहाँ के स्मारक की जो दीवार है वो बिल्कुल मोरारका से लग के है। उसके पीछे एक हॉस्पिटल को सैंक्शन हुआ है, वहाँ पे बोर्ड लगा है हॉस्पिटल का, आई थिंक मार्डिकल। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रशासन इतनी बड़ी गलतियों पे गलतियां कैसे कर रही है। लेकिन आप सोचे अगर वो तालाब आने वाले टाइम में अगर उसको नुकसान होता है या अगर वो बंद फूट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेट्रो के पिलर्स है, आपका अड़थल ऑलरेडी विवेकानंद स्मारक से है, आपने उधर आजू बाजू और ब्यूटिफिकेशन आप कर ही रहे, जो दिखावे का विकास जो हमने बोला। तो ये सारी चीजें को देखते हुए अगर मान लो आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता वो बंद फूट गया या वो तालाब को नुकसान हुआ या स्पिलवे से और पानी आने लगा, मोरारका के नीचे से लीक हुआ, तो नागपुर शहर का और ये पूरे एरिया का जी परिसर में कितना पानी भरेगा और कितने बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ये बांधकाम हमने रिक्रिएशनल जोन में किया है, न कि नो डेवलपमेंट जोन में किया है। प्रथम दृष्टया जब कोर्ट ने पूछा तो NMC के अधिकारियों ने ये बोला गया था कि ये नो डेवलपमेंट जोन में कंस्ट्रक्शन किया गया है। बाद में उन्होंने U-टर्न किया और एक एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने बोला कि रिक्रिएशनल जोन है। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। 27 जून 2024 को जो एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसमें बोला गया है कि विवेकानंद स्टैचू ये प्रोहिबिटेड जोन में या नो कंस्ट्रक्शन जोन में बांधा गया है और 2 अगस्त 2013 के GR का ये स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अब म्युनिसिपल कमिश्नर क्या कहते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी UD क्या कहते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो विवेकानंद स्टैचू का और बाकी चीज़ों का बांधकाम किया गया वो इरिगेशन के GR का वायलेशन है। उस टाइम पर जो GR वैलिड था वो 2013 का था, जिसमें 200 मीटर का प्रोहिबिटेड एरिया नो कंस्ट्रक्शन जोन माना गया था। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी
अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन ने ये मान्य किया है कि ये डेवलपमेंट इलीगल है और ये प्रोहिबिटेड जोन में बांधा गया है। अब एक चीज अच्छी है कि हालांकि ये PIL फाइल करने के बाद अथॉरिटीज ने एक्शंस लिए हैं, बट अच्छी बात है कि ये हो रहा है। अभी जो नीचे का पुल है, बाय द वे, जब फ्लड आया था उस टाइम पे जलपर्णी, जो जिसे हायासिंथ कहते हैं, जो अंबाझरी पे अभी वाटर वीड जो भी अच्छे खासे पैमाने पे है, उसे उस टाइम पे भी क्लियर किया जा रहा था और उस टाइम पे JCB अटका था पुल में, उसकी वजह से भी वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था। तो अब उस पुल को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए वो रास्ता बंद है, आप सब ये बात जानते हैं। तो अब उस पुल को 63 स्क्वायर मीटर किया जा रहा है। एज पर IS 7784 पानी का बहाव 6 के ऊपर वेलोसिटी इज नॉट परमिसिबल। तो अगर उसको 63 मीटर किया भी जा रहा है, तो अगर 60/6 भी करे तो 360 क्यूमेक्स मीटर अब जा सकता है, विच इज गुड, विच इज मोर देन इनफ। 320 हमारा ओवरफ्लो पॉइंट है, राइट? तो दैट इज वहाँ जो स्पिलवे में से जो बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, उसकी स्पीड जो चल रही है, वो लोग अगस्त में देने वाले थे, वो रास्ता एक साइड से स्टार्ट करने वाले थे। अगस्त हो गया, अभी सितंबर हो गया। कहाँ रहते हो आप? तो ये रास्ता आपका कितने बार, महीने में कितने बार यूज होता है? मेरे पास होते ही डेली बेसिस पे। कि कौन सा रास्ता चूज करते हो? स्कूल से जाना पड़ता है। कंटिन्यू काम कर रहे हो? अभी 1 तारीख को चालू हो जाएगा एक साइड से। एक साइड से? हाँ, डे नाइट तो काम चल ही रहा है हमारा। ब्रिज बनने को भी हो गए 4-5 महीने था, मैक्स पकड़ लीजिए, क्योंकि उनका कहना था बारिश पे काम नहीं हो सकता था, इसीलिए हम रुक गए थे। लेकिन बारिश में आपने बाकी सारे काम किए। बारिश में रास्ते बन सकते हैं नागपुर शहर में, बारिश में आपके बाकी प्रकल्प हो सकते हैं, और आपने यहाँ पे बहाना दे दिया कि बारिश बहुत ज्यादा थी इसलिए हम काम नहीं कर सकते। चलिए वो भी बात मान लेते हैं हम, लेकिन जो 1 साल में एक्चुअली वो काम होना चाहिए, क्यूरिंग को टाइम लगता है रोड के, उसके इंजीनियर स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वो बाकायदा खड़ा करने के लिए, ताकि वो 50 साल चले। मैं आज वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे इंजीनियर्स नहीं थे ऑन साइट। वहाँ पे इंजीनियर्स ऑन साइट पिछले विजिट में हमने भी नहीं देखे। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और उसके आदमी थे, और एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं पता किस सीरियसनेस के साथ ये काम हो रहा है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम आने वाले 50 साल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम देख रहे हैं जितनी चीजें बनी हैं 1.5-2 साल 3 साल में ही नुकसान हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि ये ब्रिज फिर से टूटेगा नहीं या क्रैक नहीं होगा? अभी अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो हमने देखा है बिहार में, यूपी में सब जगह ब्रिजेस गिर रहे हैं, गुजरात में भी रोड्स बहुत क्रैक हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे पड़ गए हैं जगह जगह पे। ये सब जल्दी का जो काम होता है या ये दिखावे का जो विकास हम कोशिश कर रहे हैं बताने की, खासकर इलेक्शंस जब आते हैं, बहुत पास आते हैं, लोगों को लगता है कि रोड दिखा दिया, ब्रिज दिखा दिया, हो गया। लेकिन वाकई में जो बिहार, यूपी में, गुजरात में ये सब हो रहा है, गिर रहे ब्रिजेस, इस पे से आप अंदाजा लगा ले कहीं आने वाले दिनों में अगर हमारा भी ये सेम हाल हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन? क्रेजी कासल लैंड खसरा नंबर 9, 10 और 11 पे बना है, जो NIT ओन करती है। NIT ने ये लैंड अब महा मेट्रो को दिया है, एंड हल्दीराम्स को NIT ने 6 सैंक्शंस दिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए क्रेजी कासल के, फ्रॉम 2006 टू 2013। नाग नदी इतना बड़ा अपवाद है कि जहाँ से निकली वहाँ बहुत चौड़ी है, उसके बाद में वो सक्रिय हो गई। अब समझ में नहीं आता कि भूगर्भीय संरचनाओं में तब्दील होने के कारण नदी सक्रिय हुई या किसी के साजिश के कारण नदी सक्रिय हुई। कहीं भी शहर में, किसी भी शहर में आप जाएंगे और देखेंगे तो नदी की तरफ जाने वाले रास्तों में उतार रहता है, जिसको उनके साइंस की भाषा में कैचमेंट एरिया कहते हैं जी। एक कैचमेंट एरिया में पानी जाने के लिए खुली जगह होनी चाहिए। अगर कैचमेंट एरिया में कॉलोनी बन गई तो घर में पानी नहीं घुसा, पानी की जगह पर घर बन गए। अब आप कल्पना कीजिए, ये जितने सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट है, इनके सारों के बच्चे उस स्केटिंग रिंग में खेलने जाते हैं, जिस स्केटिंग रिंग के विरोध में वो आंदोलन कर रहे हैं। अब बच्चे जब खेलने जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, आज पानी जमा हो गया तो विरोध शुरू हो गया। पात्र किती असेल असं तुम्हाला वाटतं? 15 मीटर आहे, आरामात पाणी वाहून गेलं असतं, आरामात पाणी वाहून गेलं असतं। हे अर्ध झालेलं आहे। क्रेझी कासल मध्ये जाऊन पहा, थोडं आत जावं लागेल। 8 मीटरवर आणलेलं आहे, जेव्हा रेकमेंडेड 18-19 मीटर आहे। 8 मीटरवर पाणी आणलंय तुम्ही, जाणार कसं आहे पाणी?
नाग नदी का वाटर फ्लो क्रेजी कासल से होते हुए जाता है। वहाँ पे जो पाथवे है पानी जाने का उसे छोटा किया गया था। ऑब्जर्व किया गया कि 9.5 मीटर्स के आसपास था। जो अभी बोला जा रहा है कि महामेट्रो ने भी बोला है कि हाँ हम उसे 18 मीटर वाइडन करेंगे उस पाथ को जहाँ से पानी जा रहा है। दैट इज ऑल्सो गुड। तीसरा एक पॉइंट था डागा लेआउट का स्केटिंग रिंग, जहाँ पे पार्किंग के लिए 800 मीटर्स का स्लैब डाला गया नाग नदी के ऊपर। उसके वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके वजह से फ्लड आया है। स्केटिंग रिंग टाकून दिली, त्याच्यातनं काय इन्कम मिळते, कोणाला त्रास होतो येते की नाही, राहणारे आम्ही लोक त्या स्केटिंग रिंगचा 15-20 वर्षाचे 25 वर्षाचा आम्ही त्रास सहन करतोय. ते येतात तिथे घाण करून जातात, त्यांच्याजवळ व्यवस्था नाही ते घाण साफ करायची गव्हर्नमेंटवर. पण त्याच्या आणि आमची जागा आहे ती आमच्या मुलांसाठी आमच्याकडे तर ठेवलेली जागा आहे, त्याच्यात तुम्ही एन्करेजमेंट करून तुम्ही हे करून टाका. जे रिटायर्ड इंजिनियर्स आहेत, रिटायर्ड इंजिनियर, डेप्टी चीफ इंजिनियर वगैरे ते 70 वर्षाचे झालेले आहेत, तर ते म्हणतात किंवा हे काय करतात हे लोक, यांचा एकमेकाशी समन्वय. अभिजित चौधरी येतो एक करतो, दुसरा कोणी येतो एक करतो, हे चाललं काय? आणि वर्ष तुम्ही असेच पास करणार. दुसरा पावसाळा आला की आमच्या 70, 75, 76 वर्षाचं वय आहे, आम्ही कुठे जायचं? ते चहाच्या कपाला सुद्धा आम्ही महागत व्हायचे. हां कशा वाटतं हेल्थ ह्यावर अथॉरिटी टू मूव्ह विथ द एस्कॉर्ट. हां दे डू नॉट हॅव एनी. पैसा आमचा आहे, इथे सगळे नंबर 1 टॅक्स पेअर आहे, नंबर 1. तुमच्या नोटीस याच्या अगोदर आम्ही तिथे जाऊन कॉर्पोरेशन जाऊन करतो. आमचे पैसे किती आहे? एप्रिल महिन्याच्या 4 तारखेला 5 तारखेला त्याचा तयार व्हायचा होतो, आम्ही देऊन देतो पैसे. आणि इथे आम्ही सगळं वेळच्या वेळी पेमेंट करून आमचे इतके हाल झाले तर नो बडी सिम्पथाइज फॉर दॅट. नो बडी सिम्पथाइज. PIL सुमोटो 1/20 माननीय उच्च न्यायालय ने नाग रिवर के एंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए संज्ञान लेते हुए डायरेक्शंस दिए थे. 19 जनवरी 2022 को ही नाग रिवर में नाग नदी पर जितने भी एंक्रोचमेंट्स है, इलीगल बांधकाम है, उनको हटाने का आदेश पारित किया था. लेकिन प्रशासन ने उसका भी उल्लंघन किया हुआ है और नाग रिवर के कोई एंक्रोचमेंट्स हटाए नहीं गए. उसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आदेश दिए, तब जाकर आप देखेंगे कि क्रेजी कैसल में बांधे हुए जितने अवैध बांधकाम थे, जो बोट और जो बाकी चीज़ें बांधी गई थी जिसमें नाग रिवर का फ्लो रुक जाता था, वो सब अवैध बांधकाम उन्होंने हटाए. सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारा जो नुकसान हो गया है, हर घर में कम से कम मिनिमम 10 लाख to 15 लाख 20 लाख ऐसे सबका नुकसान हो गया. हमारी नई कार खराब हो गई जो 11 सितंबर को मैंने खरीदी थी. स्कूल में नुकसान तो काफ़ी हुआ. हमारे जो कंप्यूटर लॅब है वो खराब हो गई, डिजिटल क्लासरूम थे वो पूरे खराब हो गए. गव्हर्नमेंटने जे सर्वे केलं तर त्या सर्वेच्या मुताबिक गव्हर्नमेंटने त्यांना हे कॉम्पन्सेशन द्यावं. 10,000 रुपए जो हमको दिए गए, मैं बताती हूँ मेरा लॉन्ड्री का बिल भी 10,000 रुपए से ज्यादा. और ये 10,000 देना यानी कि कुत्ते को जैसे कुदा के बिस्किट खिलाते हैं ना, ये वैसी बात है. इन्हें लोगों की जान पे आकर बनी पड़ी है और हम लोग सिर्फ वो स्मारक का सोच रहे हैं. आज भी आप सोचिए कि वो स्मारक इम्पोर्टेंट है या हजारों लाखों लोगों की जानें इम्पोर्टेंट है. हमें सेंसिटिविटी हमारी बढ़ानी पड़ेगी. यस हमें चाहिए, हमें सुंदर शहर जरूर चाहिए, बट कहाँ पे चाहिए, किस जगह पे चाहिए और क्यों चाहिए है हमको बहुत जरूरी है कि हम ये आंसर्स दे. प्रशासन भी खुद को दे और प्रशासन नागरिकों को भी दे, ये बहुत जरूरी है. तो ये जो 26,612 घर थे जिनमें पानी गया था फ्लड में, उनका एक घर का ऑन एवरेज 15 से 20 लाख नुकसान हुआ है. उनके फर्नीचर्स सारे खराब हो गए, उनके सारे कपड़े खराब हो गए, लोगों की कारें बह के चली गई. मतलब कई सारे लोग ऐसे उनका 50 लाख का भी नुकसान हुआ, 80 लाख का नुकसान हुआ है. उन्हें कॉम्पनसेशन दिया गया 10,000 रुपए. और जो 4 जाने गई है वो अलग. और जो सीनियर सिटीजन्स जो फंसे थे फ्लड में, जब आपके घर में 5-5, 6-6 फीट पानी आ रहा है, उतनी तो हाइट भी नहीं होती लोगों की, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? और एक 92 ईयर्स ओल्ड अगर कोई इंसान है, उसको कंधे पे उठा के लेके जाया गया एक दूसरे के घर में, और आसपास के लोगों ने ही एक दूसरे की ज्यादा मदद की है. तो आप अभी भी सेंटिमेंट के वजह से उस स्टैचू को, उस स्मारक को हटाना नहीं चाह रहे हैं. तो मेरा ये कहना है कि क्यों, मतलब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ क्यों? 10,000 रुपए में उनका लॉन्ड्री भी नहीं हुआ, 10,000 रुपए में उनका लेबर कॉस्ट भी नहीं पूरा हुआ, और वो लोग आज भी दहशत में. आज भी मैं उन लोगों से बात करती हूँ, जब भी पानी आता है वो लोग डर जाते हैं. अभी जब 19 या 20 जुलाई को जो पानी आया था, उसमें भी लोगों के घर में पानी गया है.
तो ये डर लोगों में अब तक है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि इस चीज पे अथॉरिटीज ने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अभी रिसेंटली एनएमसी ने एक एफिडेविट में एक्सेप्ट भी किया है दैट दे हैव डर्ट which means lack of individuals who have technical know-how of how to maintain the dam। तो अगर आपके पास टेक्निकल नो-हाउ नहीं था तो आपने स्पिलवे पे विवेकानंद स्मारक बनाया कैसे? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन।